students, welcome to Edu Uncle and welcome to this new session जिसमें हम लोग करने वाले हैं रिवीजन समरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉस एंड दिस इज आवर पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने किए थे प्रिंसिपल्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल। तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ नॉलेज और डेप्थ एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने उन प्रिंसिपल्स को किया था। तो आप लोग पार्ट 1 को भी जरूर देखिएगा और ये है हमारा पार्ट 2। और आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है उनको हम लोग आज रिवाइज करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। एंड दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा धुरान। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टॉपिक्स। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो हम करेंगे अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ पर करेंगे सिस्टम अप्रोच। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिंजेंसी अप्रोच करेंगे हम लोग एंड बिहेवियरल अप्रोच। तो इन तीनों अप्रोचेस को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहां से आप लोगों के 4 to 5 क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। और अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 8 to 10 मार्क्स, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल जो होता है इन अप्रोचेस में से वो डेफिनेटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इन अप्रोचेस पर ना एग्जामिनर चाहे तो असर्शन, ऑर्डर, मैच द लिस्ट के क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जिनमें ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सेट हो सकते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि ये जो अप्रोच है ये किसने डेवलप की है, ये जो थ्योरी है इस अप्रोच के अंदर वो किसने दी है। तो आप लोगों को इन तीनों टाइप के क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग हमारी फर्स्ट approach and that is behavioral approach. It has been observed in human relation approach. Human relation approach में ना ज्यादा फोकस किया गया था ह्यूमन रिलेशंस पर। मतलब जो एम्प्लॉयज है उनके जो रिलेशंस है वो कॉर्डियल होने चाहिए। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली एनवायरमेंट वहां पर होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए। दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर ये कहा गया कि बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्शन का। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, ठीक है, अपनी सैलरी से, अपनी वेजेस से, वर्किंग कंडीशन से, कंपनी के एनवायरनमेंट से, किसी एक फैक्टर से कभी भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है। तो अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो भाई प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है, आउटकम भी ज्यादा होगा, रिजल्ट बेटर निकल कर आएंगे, क्वालिटी आउटकम वहां पर आएगा। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स, देयर आर सम डीमेरिट्स इन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो इसकी वजह से फिर बिहेवियरल अप्रोच वहां पर क्या हुई, डेवलप्ड हुई। बिहेवियरल साइंस अप्रोच इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का इम्प्रूव्ड वर्जन क्या है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल। तो ऐसे आप लोगों को चीजें याद रखनी होती है। अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाओ कि एक टाइम पर आप लोग बहुत सारी चीजों को माइंड में रख पाए। अंडर दिस अप्रोच द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में तो एम्प्लॉयज के रिलेशंस पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है, लेकिन जो ये बिहेवियरल अप्रोच थी ना इसमें फोकस किया गया ह्यूमन के, एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझे और उनकी नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर में, उनके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में आप कन्वर्ट करें। The major contribution of the behavioral scientist has been in the field of leadership। मतलब behavioral approach की अगर बात करें ना तो ज्यादातर जो contributions आए वो आए leadership में, communication में, motivation में
ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में एंड ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट्स में, मतलब कैसे आप अपने एम्प्लॉयज के कन्फ्लिक्ट्स को, उनके डिस्प्यूट्स को, उनके डिसएग्रीमेंट को आप लोग रिड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग बिहेवियरल अप्रोच के अंदर कुछ थ्योरीज करने वाले हैं जो आप लोग अपने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बट आज की क्लास में फिर से उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट, अगर हम बात करें कंट्रीब्यूटर की, तो अब्राहम मास्लो की सबसे पहली बात आती है जब भी हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं। तो अब्राहम मास्लो ने दी नीड हिरार्की थ्योरी। अब इसको हिरार्की क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नीड हिरार्की थ्योरी में ये कहा गया है द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर वेरिड, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स जो होती है भाई वो वेरी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। किसी को एक टाइम पर एक नीड सेटिस्फाई करनी है तो किसी को उसी सेम पॉइंट पर उसको दूसरी नीड सेटिस्फाई करनी है। एंड देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड, और उन नीड को सेटिस्फाई करने का जो ऑर्डर है, जो हिरार्की है, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। द मोमेंट हिज फर्स्ट नीड इज सेटिस्फाई, जैसे ही इंसान की पहली नीड सेटिस्फाई होती है तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली वो दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिज सेकेंड नीड। तो इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया है नीड हिरार्की थ्योरी, की पहले फर्स्ट नीड सेटिस्फाई होगी, देन ही और शी विल थिंक अबाउट द सेकेंड नीड, और ये जो चेन है ये कंटिन्यू रहेगी। इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है कि ह्यूमन नीड्स एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर हिम, मतलब वो जरूरतें ही तो है जो इंसान को सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर इंसान के खर्चे नहीं होंगे, उसको जरूरतें नहीं होंगी, तो वो काम करने क्यों जाएगा। तो नीड्स जो होती है, दीज नीड्स आर द एक्चुअल मोटिवेशन फॉर पीपल्स। ठीक है, तो नीड हिरार्की थ्योरी में देयर आर 5 नीड्स, और इन 5 नीड्स को ना आप लोगों को हिरार्की में याद रखना है। ठीक है, जो इनकी सीरीज बताई है अब्राहम मास्लो ने। फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड। एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, भी खाने को तीनों टाइम खाना मिल जाए, ठीक है, पहनने को अच्छे कपड़े मिल जाए, ठीक है, और रहने को घर मिल जाए, बस। फिजियोलॉजिकल नीड में यही चीजें आएंगी कि वो नीड्स, वो जरूरतें जो कि एक इंसान के अलाइव, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो वो किस में आती है, वो फिजियोलॉजिकल नीड में आती है। सेकंड इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। मीन्स आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, आपके साथ एक्सीडेंटल केसेस भी ना हो, लेकिन हमेशा हम लोग इसमें सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं। वी नेवर टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल सेफ्टी। सो यहाँ पर यह कहा गया है कि फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए एम्प्लॉयज का, एंड इवन जॉब सिक्योरिटी के बारे में, कि उनके माइंड में किसी तरह का डर ना रहे कि कंपनी उनको निकाल देगी, तो उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नीड इज सोशल नीड। ठीक है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है भाई, उसको दुख शेयर करने के लिए रिलेटिव फ्रेंड्स चाहिए, खुशी शेयर करने के लिए रिलेटिव फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए। तो सोशल नीड का मतलब है कि हर एक इंसान चाहता है भाई सोशली उसके अच्छे खासे दोस्त हो, उसके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो, ठीक है, जिनसे वो अपने आप को ग्रो कर पाए, जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर पाए, तो दैट इज सोशल नीड। जो भी इंसान सोशली ज्यादा मतलब लोगों के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाई फील करता है। फोर्थ इज एस्टीम नीड, और यू कैन से ईगो नीड्स। कभी कभी इसको ईगो नीड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टीम नीड का मतलब होता है ईगो नीड। देखो, आप कभी भी देखना, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि दूसरों के डिसीजंस पर अपनी लाइफ बिता देते हैं पूरी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दूसरों को लीड करते हैं, कंट्रोल करना पसंद करते हैं, अपनी एक इमेज, अपनी एक रेपुटेशन चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। वो हमेशा से लीडरशिप पोजीशंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको लाइफ में कुछ ज्यादा चाहिए, तो वो नीड आती है एस्टीम नीड, ईगो नीड। मतलब कुछ लोग बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एंड द फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक इंसान को रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उसकी जॉब सिक्योर है, साइकोलॉजिकली फिट है, अच्छे खासे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उसकी सोसाइटी के अंदर अच्छी इमेज है, ठीक है, और रेपुटेशन है,
ठीक है, चारों नीड सेटिस्फाई, फिर वो क्या सोचेगा, फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा कि अब उसको लाइफ में क्या चाहिए, अब उसको अपनी उस फील्ड में अपने उस काम में और ज्यादा एक्सपर्ट होना है। जैसे एक म्यूजिशियन है, उसको काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाता रहेगा? वो डिफरेंट फिल्म मेकर्स के पास, डिफरेंट लोगों के पास जाएगा ताकि वो अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सके। तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये पांचों नीड आती है और इनको आप लोगों को हिरार्की भी याद रखना है प्लीज, बिकॉज एग्जामिनर आप लोगों से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरेंज द फॉलोइंग नीड्स अकॉर्डिंग टू द अब्राहम मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी। तो पांचों नीड आप लोगों को अरेंज करनी होती है। वहां पर 5 नीड दे दी जाएंगी, फिर कोड्स में उन नीड्स के कोड्स दे दिए जाएंगे और आपको फिर वो करेक्ट वे में अरेंज करनी होंगी। और अभी जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, ये इस नीड का मैं बता सकती हूँ सिर्फ 30 to 40% हमने चीजें डिस्कस की। जब आप लोग इस नीड को बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, इनके क्रिटिसिज्म्स पढ़ने हैं, लोअर लेवल नीड्स कौन सी हैं, हायर लेवल नीड्स कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल लोअर लेवल नीड्स यहाँ पर होंगी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, हायर लेवल होंगी यहाँ पर सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड है एक्स थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है। यस, ये चीजें भी पता होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा कि आपने बस पांचों नीड को समझ लिया। और जो सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये वाई थ्योरी की तरह बात करती है। देखो वाई थ्योरी के अंदर पीपल क्या थे, जिनको लाइफ में कुछ ज्यादा चाहिए, उनको सिर्फ रोटी कपड़ा और जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनको रिकग्निशन चाहिए, उनको स्टेटस चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस नहीं करना है, उस जैसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन एंड सिमिलैरिटी करनी भी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थ्योरी इन बिहेवियरल अप्रोच इज फ्रेडरिक हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी। सो इसे ड्यूल फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है एंड इवन 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पर हर्जबर्ग ने 2 टाइप के फैक्टर्स की बात की है। कौन कौन से? मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर्स के बारे में। मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर उन्होंने 6 फैक्टर बताए हैं: अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, जॉब इटसेल्फ, मतलब कुछ जॉब अपने आप में ही इंसान को मोटिवेट करने वाली होती है, लाइक सीईओ। ओके, अपने आप में ही नाम ही काफी है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहां पर ना हर्जबर्ग ने ये 2 फैक्टर क्यों दिए, इनको मोटिवेशनल नाम क्यों दिया, और इन 10 फैक्टर्स को, ये जो 10 फैक्टर्स है, इनको हाइजीन फैक्टर्स नाम क्यों दिया? हर्जबर्ग ने ये कहा कि जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं ना, अगर ये जॉब के अंदर प्रेजेंट है तो एम्प्लॉइज मोटिवेट रहेगा और यू कैन से उनकी मोटिवेशन में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर ये 6 फैक्टर जॉब के अंदर अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ओके, और इसके जस्ट अपोजिट है हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर वो है, अगर ये प्रेजेंट है तो एम्प्लॉइज वैसे ही मतलब काम कर रहे बिना किसी मोटिवेशन के, लेकिन अगर इनमें थोड़ा से भी कुछ रिडक्शन कर दिया ना तो एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाएंगे। मतलब भाई जब आपकी सैलरी 30,000 थी तब तो आपने कहीं नहीं पूरे मोटिवेशन से काम किया, लेकिन जब आपकी सैलरी 28,000 कर दी तो आप डीमोटिवेट हो गए, है ना। तो मतलब यहाँ पर चीजें होने से मोटिवेशन पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन चीजें रिड्यूस करने से क्या हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इसीलिए इनको डिससैटिस्फायर्स भी कहा जाता है और मोटिवेशनल फैक्टर्स को सेटिस्फायर्स कहा जाता है। ओके, बिकॉज यहां पर चीजें प्लस होने से आप उनकी वैल्यू कर रहे हो। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसी की वजह से इसको इनको कहा जाता है सेटिस्फायर्स। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर। तो ये है टोटल 10 फैक्टर्स। आपको ये 10 के 10 फैक्टर और ये 6 फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर याद रखने होंगे। ओके, तो यहाँ पर 10 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, म्यूचुअल रिलेशन विद इंस्पेक्टर, मतलब आपके इंस्पेक्टर के साथ कितनी अच्छी रिलेशन है, कॉर्डियल, आपका स्टेटस क्या है कंपनी के अंदर,
अदर टीम मेंबर्स के साथ आपके कितने अच्छे रिलेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, टेक्निकल इंस्पेक्शन आपके काम का कितने अच्छे से होता है, वर्किंग कंडीशंस आपको कैसी प्रोवाइड की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट आपका कितना सिक्योर है, आपकी कंपनी का एनवायरमेंट और क्लाइमेट और यू कैन से कल्चर कैसा है। तो अगर ये 10 फैक्टर है तो भाई आप मोटिवेट नहीं हो, फिर भी आप सुबह 9 बजे उठकर पूरी डिमोटिवेशन से काम करने जाते हो। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, सैलरी, सैलरी पर ना इस थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। ठीक है, बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा था भाई देयर आर सो मेनी कंट्री जहां पर सैलरी एक मोटिवेटर है। इंडिया के अंदर भी इवन सैलरी हाइजीन में नहीं बल्कि मोटिवेशनल फैक्टर्स में आना चाहिए। तो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयड बहुत मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई वर्कर 500 रुपए कमाता था पहले, अब वो 700 कमाएगा, तो डेफिनेटली भाई ये जो सैलरी इंक्रीमेंट है ये उसको मोटिवेट करेगा। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये कहा कि सैलरी जो है वो हाइजीन में नहीं, वो मोटिवेशनल फैक्टर्स में आनी चाहिए। तो आपको प्लीज इन 6 और इन 10 फैक्टर्स को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, डॉगलस मैकग्रेगर ने, ठीक है आप सबको पता है कि इन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी। एक्स थ्योरी जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करती है एंड वाई थ्योरी रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न अप्रोच ऑफ वाई थ्योरी। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है, प्लीज इसको समझिए। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि पहले वाले जो मैनेजर्स थे ना, वो एक्स थ्योरी को, एक्स लीडरशिप थ्योरी को अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे। एक्स अप्रोच और यू कैन से ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है पहले के मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए थ्रेट, पनिशमेंट, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को डिमोट करने का धमकी देकर भी आपको डिमोट कर दिया जाएगा अगर आपने अच्छे से काम किया, तो इन सभी चीजों का यूज करते थे। लेकिन आज का जो मैनेजर है ना, वो वाई अप्रोच को इंप्लीमेंट करता है। मींस अगर उसका एम्प्लॉय थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसको रिवॉर्ड देकर और ज्यादा मोटिवेट करता है। मतलब एम्प्लॉय को लगता है भी अगर मुझे इतने काम से रिवॉर्ड मिल रहा है, और अच्छा करूंगा तो और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी। रिवॉर्ड देकर उनको उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया तो उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है, उनके स्टेटस में इंक्रीमेंट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर। एक तरह से एक्स थ्योरी इज रिप्रेजेंटिंग हाइजीन फैक्टर्स ऑफ हर्सबर्ग एंड वाई थ्योरी इज रिप्रेजेंटिंग द मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ हर्सबर्ग हाइजीन थ्योरी। ओके, तो प्लीज इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन सिमिलैरिटी करना सीखिए। आप नेट क्लियर करने जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है वाई थ्योरी। आपने कई बार देखा नहीं, आपके स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कम भी था, थोड़ा मतलब एवरेज था, उसको बहुत अच्छे से समझाते थे, डिफरेंट अप्रोचेस वहां पर यूज करते थे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ा तो डंडे लगा देना, उनको डांटना, उनको पनिश करना। तो ये वही है एक्स और वाई थ्योरी, ठीक है। एक्स टाइप वाले जो पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, उनको हर बात पर हेल्प चाहिए, इनको बार बार डायरेक्ट करना पड़ता है, काम से बचने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाई थ्योरी के अंदर जो वाई टाइप ऑफ पीपल है ना, ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड पीपल होते हैं। इनको लाइफ में हमेशा चैलेंजिंग टास्क चाहिए, ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मान लो ए और बी है, ठीक है, ए जो है ये एक्स और बी जो है ये वाई। मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर दे रहा है ए को, ए ने वहां पर साफ मना कर दिया, लेकिन बी चाहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल जाए, तो वो इनिशिएटिव लेगा। तो यही डिफरेंस है एक्स और वाई थ्योरी के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज रेंसिस लिकर्ट थ्योरी। हो सकता है आप में से किसी ने इसके बारे में सुना भी ना हो, बस हर्सबर्ग और मास्लो तक अटक के रह जाते हैं हम लोग, लेकिन इससे आगे भी चीजें हैं। ओके, रेंसिस लिकर्ट हैज कॉन्टेक्ट्स विद न्यूमरस, बहुत सारे मैनेजर्स के साथ उसने मतलब काम किया, और उन्होंने समझा कि मैनेजर किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, वो कौन सी अप्रोचेस अपनाते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज रिसर्च, उसने रिसर्च किया उन मैनेजर्स पर, एंड फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला और
4 मॉडल्स वो लेकर आए मैनेजमेंट के, और यू कैन से 4 लीडरशिप स्टाइल्स वो लेकर आए, और ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कहलाए मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ट। और वो 4 है एक्सप्लॉइटेटिव लीडरशिप, सेकंड इज बेनेवोलेंट लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। ध्यान से सुनना चारों को। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के राइट्स को एक्सप्लॉइट करे, उसको मिलनी चाहिए 10,000 सैलरी, आप उसे काम ज्यादा ले रहे हो, सैलरी उसको 8,000 दे रहे हो। तो एक्सप्लॉइटेटिव लीडर वो होता है जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए डिसीजन खुद लेगा, उनको पार्टिसिपेशन नहीं करवाएगा, और वो डिसीजन उन एम्प्लॉयज के काम को और उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इवन कभी कभी तो वर्किंग कंडीशंस में बहुत ज्यादा लो ग्रेड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जिनसे उनके साथ एक्सीडेंटल केसेस जाते हैं। तो एक्सप्लॉइटेटिव लीडर, और यू कैन से ऑटोक्रेटिक लीडर, ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। बेनेवोलेंट लीडरशिप क्या होता है? देखो, ये वो लीडर होता है जिसको पता है भी मुझे अपने एम्प्लॉयज के साथ किस टाइम स्ट्रिक्ट बिहेवियर करना है और किस टाइम मुझे सॉफ्ट बिहेवियर करना है ना। बेनेवोलेंट का मतलब होता है आपको हर सिचुएशन में पता है कहाँ पर आपको थोड़ा सख्त होना है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना है एम्प्लॉयज के साथ। पार्टिसिपेटिव क्या होता है? ये वो लीडर होता है जो अपने एम्प्लॉयज का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाता है। इसको पता है भी हर एक एम्प्लॉय चाहता है भी एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो मैटर है, उसकी जॉब से रिलेटेड जो मैटर है, उनमें तो उनको पार्टिसिपेशन करवाया जाए, क्योंकि काम तो उन्हीं को करना है। चाहे डिसीजंस कुछ और इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उनसे सजेशन तो लिए जाए, हो सकता है वो बहुत अच्छा सजेशन दे दे। एंड डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है? ये डिसीजन पावर जो है वो अपने एम्प्लॉयज पर छोड़ देता है। अगर उसको लगता है भी मेरे एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट है, एक्सपर्ट है, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है, तो वो उनको डिसीजन लेने की भी पावर दे देता है। तो ये है डेमोक्रेटिक। इसको कई बार डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल भी बोला जाता है। ओके, so these are the 4 approaches, or you can say theories in behavioral approach जो आप लोग को याद रखनी है। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिस इज द रिवीजन समरी। इन पर आप लोग को बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना है। ये बस आप लोग का दिमाग थोड़ा दौड़ाने के लिए कि पढ़ लो इन चीजों को, इनके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोग को स्टडी करनी है। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच है गाइस, दैट इज सिस्टम अप्रोच। देखो, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कुछ डीमेरिट्स थी, तो हम लोग लेकर आए बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर भी कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां रह गई, तो इस वजह से आई फिर सिस्टम अप्रोच। दिस अप्रोच डेवलप्ड बाय चेस्टर बर्नार्ड एंड हर्बर्ट साइमन एंड देयर क्लीग्स, ठीक है, बट मेन ये दोनों ही पर्सन यहाँ पर पॉपुलर है फॉर दिस अप्रोच। The system approach means a group of small interrelated unit। एक सिस्टम क्या होता है? ग्रुप होता है स्मॉल, छोटी छोटी यूनिट्स का, और वो यूनिट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट यूनिट विच मीन्स अ कंप्लीट यूनिट, और ये कंप्लीट यूनिट क्या कहलाती है? सिस्टम। While the small units are individually called subsystem, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है इनको सब सिस्टम कहा जाता है। और ये जो सब सिस्टम्स होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, प्रभावित, अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ईच अदर्स। सक्सेस ऑफ द सिस्टम, अगर कोई कंपनी सक्सेस पाना चाहती है ना, तो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है इन सभी सब सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना। अब ये बात हमने क्यों कही कि एक यूनिट दूसरी यूनिट को इन्फ्लुएंस करती है? फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अच्छे से सर्वे नहीं किया कि कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने एक बिल्कुल गलत वहां पर फीचर्स बनाकर दे दी, तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो वैसा ही प्रोडक्ट बनाकर देगा जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उनको जो भी इंफॉर्मेशन दी, तो प्रोडक्ट ही ऐसा निकल कर आया जो कि कस्टमर चाहते ही नहीं थे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फेल हो जाएगा। और यू कैन से कि परचेज डिपार्टमेंट ने टाइम पर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं पहुंचेगा, और कंपटीटर वैसा ही प्रोडक्ट आपसे पहले बनाकर मार्केट के अंदर उतार देगा। तो इसीलिए इन सभी सब सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब यहाँ पर हर्बर्ट साइमन का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इनको डिसीजन थ्योरिस्ट के नाम से जाना जाता है।
और ये कहा गया है डिसीजन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइमन ने बिलीव किया कंपनी इज अ टोटलिटी ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। मतलब जब आप एक सोशल एनिमल्स के साथ मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ काम कर रहे हो तो कंपनी एक सोशल और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अगर लोगों की साइकोलॉजी आपको समझ आ गई ना अपने एम्प्लॉयज की, तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन करोगे। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ डिसीजनल प्रोसेसेस, हर टाइम हर सेकंड कोई ना कोई अपनी जॉब पर डिसीजन ले रहा होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रैप है डिसीजंस का। क्या? कंपनी। द बेस्ट वे टू एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वे में एनालाइज करना चाहते हो ना, तो आप ये देखो फाइंड आउट वेयर एंड बाय होम डिसीजंस आर मेड, कहां पर और किसके द्वारा डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तभी तो उन्होंने डिफरेंट मैनेजर्स की लीडरशिप स्टाइल को स्टडी किया ताकि वो समझ पाए ऑर्गेनाइजेशन को। द होल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम एंड इट्स डिपार्टमेंट्स, वो जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, मार्केटिंग, परचेज, एचआर, ठीक है, प्रोडक्शन, वो सभी क्या है? सब सिस्टम है। जब मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब सिस्टम, ही शुड ऑल्सो टेक, तो उनको कंसिडरेशन मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको उस सब सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज चेस्टर बर्नार्ड। अगर हम सिस्टम अप्रोच की बात करें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। ठीक है, जिनको फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल भी कहा जाता है, जैसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। He suggested participation of employees in decision making process at all level. उन्होंने कहा कि हर एक लेवल पर एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक असेंशियल पार्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। फिर उन्होंने एक बुक दी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसमें उन्होंने 3 फंक्शंस के बारे में बात की और ये कहा कि ये वो 3 फंक्शन है जो कि हर एक एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करने होते हैं। द फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कि ये एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल ओवर द कंपनी वो कम्युनिकेशन को बनाए रखे। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा तो काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। Second is securing of essential services from individual so as to achieve organizational objective. एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड जो पैनल्स होते हैं, उनसे आपको टाइम टू टाइम सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। थर्ड इज फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। आपने पर्पस डिसाइड किए, दिस इज द फर्स्ट थिंग, लेकिन वो सभी पर्पस कंपनी के एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट अप्रोच है स्टूडेंट्स, this is the last approach of our session, that is contingency और situational approach. like situational से आपको पता ही चल रहा होगा, ये एक ऐसी अप्रोच है या इसके अंदर हम वो थ्योरीज पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में जिन थ्योरीज का हर एक सिचुएशन के अंदर जो इम्प्लीमेंट करने का जो वे है वो चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजर शुड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मीन्स एक डिसीजन जो है वो एक सिचुएशन में बेटर हो सकता है, बट वही डिसीजन नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। तो हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस जो है या उनके अंदर जो आप थ्योरीज यूज करोगे वो डिफरेंट होगी। एक ही थ्योरी को या एक ही अप्रोच को आप हर सिचुएशन में सक्सेसफुली नहीं चला सकते। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है देयर कैन नॉट बी एनी सिंगल प्रिंसिपल, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है या फॉर्मूला या मैनेजरियल एक्टिविटी जो कि हर एक सिचुएशन में सुटेबल हो, और वो लीडर ही क्या जिसको हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में ना आए कि अब उसको क्या डिसीजन लेना है। इट्स चीफ रीजन इज द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि भाई जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो डायनामिक है, हर दिन चेंज होता है, तो आपको बेस्ट सॉल्यूशंस भी वहां पर लेकर आने होंगे।
इसलिए गाइस कॉन्टिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच के अंदर ना आप लोगों को कम से कम भी 8 to 10 थ्योरीज पढ़नी होती है, 8 to 10 थ्योरीज। आई थिंक 8 to 10 तो ज्यादा होगी, कम से कम भी आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम बात करो तो आप लोगों को 5 to 6 थ्योरीज पढ़नी होती है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा मैं मतलब नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा डेप्थ जाना पड़ता है, बट इफ यू आर HRM एंड लेबर लॉ स्टूडेंट तो आप लोगों को वो थ्योरीज ज्यादा डेप्थ स्टडी के साथ पढ़नी होती है, ठीक है। यहाँ पर फिर एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एनवायरमेंट क्या है? उन सभी फैक्टर्स का एक ग्रुप है, एक निचोड़ है, एक जोड़ है, जिन फैक्टर्स का कंपनी के ऊपर चाहते हुए या ना चाहते हुए कंट्रोलेबली और अनकंट्रोलेबली इनका असर, इनका इफेक्ट पड़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर इन सभी फैक्टर्स को फर्दर डिवाइड किया जाए 2 फैक्टर्स में तो वो है इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इनको जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनली। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होती है बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, आप भी अपने ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी चेंजेस कर सकते हो, पॉलिसीज में चेंजेस कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो आप, ठीक है, MIS को। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे कस्टमर, क्या आप कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिजायर को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। भाई कस्टमर को अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इनके टेस्ट को, इनकी वांट्स, इनकी डिजायर, नीड्स को समझ जाओ ना तो आप किसी हद तक कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर को जहां पर अपना मटेरियल सप्लाई करना है वो करेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो कैसी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आप उनको समझ सकते हो, थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जो फैक्टर्स है गाइस ये 100% अनकंट्रोलेबल है। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करें ना, अगर आप मार्केट रिसर्च करें, एनालिसिस करें तो आप इनको भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि वो क्या ऐसा दे रहे हैं कि आपकी कंपनी की सेल्स गिरती जा रही, तो आप भी अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट करिए, अच्छे डिस्काउंट्स दीजिए, अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। पॉलिटिकल सेटअप, आपकी कंट्री के भी जो भी पॉलिटिकल रूल्स रेगुलेशन, डिफरेंट एक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस चलाती है भाई उन पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक बहुत सारी प्रोडक्ट्स या चीजें ऐसी होती है जिन पे गवर्नमेंट प्राइसेस सेट कर दे तो आप उस प्राइस से ज्यादा नहीं बेच सकते। लीगल सिस्टम, आपको कुछ लीगल चीजों को लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, और आपको टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, तो ये चीजें ऐसी है जो आपको माननी होंगी। इवन यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम भी आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कि भाई आपको कंपनी के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ता है। अगर आप मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, भाई आपको SC के इतने बंदे लेने हैं, जनरल के इतने, OBC के इतने, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है एक कैटेगरी के बंदे आपको उस रूल्स की वजह से लेने पड़ते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी कैटेगरी के पर्सन ज्यादा उससे परफेक्ट थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लीगल सिस्टम आपको चीजें फॉलो अप करनी पड़ती है, बिकॉज यू कांट कंट्रोल दीज पॉलिसीज एंड regulations. So all these factors are subject to change. तो ये सभी फैक्टर्स जो है इनकी वजह से आपको भी चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आ जाता है, आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अप टू डेट रहना पड़ेगा। दैट इज वाई, इसीलिए द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डायनामिक, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है वो डायनामिक है। और अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और आप अच्छे से प्लानिंग करके चलते हो, मार्केट रिसर्च करके चलते हो, तो आप इन थ्रेट्स को भी आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोग स्वॉट एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं, ओके। सो आई होप गाइज ये जो
टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और आप प्लीज चीजों का रट्टा मारना छोड़ दो, चीजों को ऑब्जर्व करो, ये देखो कि आखिर इसमें कहा क्या गया। ये नहीं कि बस आपने पैराग्राफ का रट्टा मार लिया। दिस इज नॉट योर कॉलेज एग्जामिनेशन कि आप 5-6 पेज लिख कर आ गए और एग्जामिनर आपको 7-8 नंबर तो दे देगा। नहीं, एक ऑप्शन गलत तो 2 नंबर गए। ठीक है। The system approach has failed to establish a relationship between the organization and environment. जो सिस्टम अप्रोच थी ना, उसने ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट के बीच में एक जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको एस्टेब्लिश करने में या उसको समझने में वो फेल हो गई। कौन सी? सिस्टम अप्रोच, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन ने दिया। तो इसीलिए कॉन्टिजेंसी अप्रोच जो है उसका जन्म हुआ, वो डेवलप हुई उन सभी वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए। क्योंकि आप सिर्फ इंटरनली काम कर रहे हो उसको नहीं, आपकी बाहर क्या चीजें चल रही है, मार्केट के अंदर क्या चीजें चल रही है, उसको समझना भी जरूरी है। आपके एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये नहीं समझूंगी मेरे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, आखिर मैं कौन सी अप्रोचेस यूज करूं जिससे वो अच्छे से समझे, ठीक है, तो वहां पर टीचिंग फेल है ना। तो एनवायरमेंट को समझो तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। लाइक अभी चाइना जैसे इंडिया के अंदर बैन हुआ, ठीक है, तो उससे हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। वो ऐसे सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है जो कि चाइनीज कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। और यही तो है कि एनवायरमेंट को एनालिसिस करना। इट इज देयर फॉर द बेसिक ड्यूटी ऑफ द मैनेजर। तो मैनेजर्स की एक बेसिक सी जिम्मेदारी है कि वो एनालाइज करे एनवायरमेंट को और फिर डिसीजन ले अपने उस एनालिसिस के बेस पर कि भी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है, बहुत अच्छा बिक रहा है, हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट है, तो हमें भी ये प्रोडक्ट बनाना है और कंपटीटर से कम प्राइसेस पर बेस्ट क्वालिटी पर प्रोवाइड करना है। लाइक जियो ने किया। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू में मार्केट शेयर को कैप्चर किया कम प्राइसेस पर नेट पैकेजेस देकर, और आज लोगों को इतनी आदत पड़ गई जियो की कि जियो ने जब उसके प्राइसेस बढ़ाए तो भी लोग उसके नेट पैकेजेस खरीद रहे हैं। ओके, इट इज क्वाइट, क्योंकि जियो को यहाँ पर पता था भी कि ये चीजें यहाँ पर होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन गाइस। ओके, तो ये चीजें ना आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है और ध्यान रखना है। एंड इफ यू वांट कोर्सेज जो कि तैयार किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, इंडिया के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो आप एजू अंकल कोर्सेज को ले सकते हैं, जिनमें आप लोग को पीडीएफ्स और हार्ड कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप एजू अंकल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग जैसे ये जो फ्री वीडियो है, ऐसे ही और फ्री वीडियोस को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को एज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।